जी, अगर हम पब्लिक रिलेशन की बात करें तो ये एक ब्रॉड टर्म है जो हम यूज करते हैं। जैसे हम वर्ड देखेंगे पब्लिक रिलेशन, इसमें देखते हैं कि हमारा पब्लिक के साथ कैसा रिलेशन है। इथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये इम्प्लीमेंट होता है न सिर्फ पब्लिक रिलेशन में बल्कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में और सेक्टर में। इवन जर्नलिज्म में अगर हम देखेंगे तो इथिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, इसमें बहुत ही आपको न्यूज़पेपर्स, पता नहीं कितने 100 न्यूज़पेपर्स है, टीवी चैनल्स है। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है पीआर का, क्राइसिस कम्युनिकेशन। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि हाउ वी कैन हैंडल क्राइसिस। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई एक्विजिशन आती है देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे। ये एक चैलेंजिंग बन गया है एक पीआर प्रैक्टिशनर के लिए कि हम कैसे अपने आप को अप टू डेट रखें इस इंफॉर्मेशन से, और स्किल्स कैसे बिल्ड करें जो हम अभी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है एआई का, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आपको एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है कि वेदर आई शुड गो इन दिस फील्ड और नॉट। मैंने पहले स्टार्ट, अगर हम मेरी बात करें तो मैं एज ए जर्नलिस्ट पहले स्टार्ट किया, टीवी जर्नलिस्ट लाइक बेंगलोर में। और उसके बाद मैं हैदराबाद में आया। मैंने अमेरिकन कॉन्सुलेट, जो यूएस कॉन्सुलेट जनरल है, वहाँ पर एक असिस्टेंट मीडिया एडवाइजर का मेरा वहाँ पे जॉब मिल गया। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल क़ादर फिर एक बार एक ख़ास मौजू और यंग मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। आज का हमारा टॉपिक ग्लोबल ट्रेंड्स इन पब्लिक रिलेशंस है, और इस पर गुफ्तगू के लिए दुबई से शौकत नबी राथर साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत सर, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। वेलकम टू द शो। शुक्रिया बुलाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुफ्तगू शुरू करने से पहले शौकत सर का मुख्तसर सा तारफ़ करना चाहूँगा। आप पब्लिक रिलेशंस के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। कम्युनिकेशंस एंड ग्लोबल मीडिया आउटरीच में आपका 13 साल से ज़्यादा का तजुर्बा रहा है। सर, अगर हम पीआर, जर्नलिज़म और मार्केटिंग स्लैश एडवर्टाइजिंग को देखते हैं, अक्सरियत में ये एक ही ब्रेथ में यूज़ करने वाले टर्म्स मिलते हैं कॉमन मैन के ज़बान पर। क्या डिफरेंस है इन तीनों चीज़ों के अंदर? ओके, एक्चुअली जी, अगर हम पब्लिक रिलेशन की बात करें तो ये एक ब्रॉड टर्म है जो हम यूज करते हैं। जैसे हम वर्ड देखेंगे पब्लिक रिलेशन, इसमें देखते हैं कि हमारा पब्लिक के साथ कैसा रिलेशन है। तो इसका मेन जो एम रहता है वो ये है कि हमारा पब्लिक में कैसा इमेज रहेगा। और ये अप्लाई होता है एक इंडिविजुअल पे भी, एक कंपनी पे भी, या किसी जैसे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उस पे भी। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में अभी, जो भी बड़ी कंपनी है या इदारा जिसको हम बोलते हैं, हर एक में अभी कम्युनिकेशन का एक डिपार्टमेंट रहता है। और उनका काम ये रहता है कि वो इस कंपनी की या किसी, या इवन इंडिविजुअल जब मैं कहता हूँ वो इवन जैसे सेलिब्रिटीज वगैरह जो रहते हैं, तो हर एक का ये एक मोटिव रहता है कि हमारा पब्लिक के साथ कैसा इमेज रहेगा। तो वहाँ पे एक अच्छा इमेज बनना चाहिए। तो आपने बात की कि इसको हमेशा कंफ्यूज किया जाता है एडवर्टाइजिंग के साथ, मार्केटिंग के साथ। तो अगर हम पब्लिक रिलेशन की बात करें, इसमें एक डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं। इसमें मीडिया रिलेशन भी आता है, इसमें मार्केटिंग भी आता है, इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है। और इनको सबको जोड़ के हम इन टूल्स को यूज करके एक पब्लिक में अपना इमेज बनाना चाहते हैं। और इसमें हम अगर देखेंगे, जो पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट रहता है, और उसका काम ये रहता है कि वो इन टूल्स को कब यूज करे और कैसे यूज करे, ताकि पब्लिक में आपका जो इमेज है वो हमेशा ठीक रहे। और ये भी देखते हैं कि फ्यूचर जो प्लान रहता है तो उस हिसाब से हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ज़्यादातर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज रहती है। तो इसीलिए, और दूसरा एक जो बुनियादी इसमें डिफरेंस है एडवर्टाइजिंग और पीआर में, एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, आपकी मेन जो ये एम रहती है वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो। तो दैट्स वाई आप जैसे टीवी पे देखते हो या न्यूज़पेपर्स पे या सोशल मीडिया पे, वो आपको एक प्रोडक्ट्स का आपको एडवर्टाइज मिलता है और दिखाते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है और इसका ये डिस्क्रिप्शन है। और उनका मेन एम रहता है कि वो आपको प्रोडक्ट सेल करे।
और वो एडवर्टाइजिंग जो है वो यूजुअली पेड रहता है और शॉर्ट टर्म रहता है। जी बट इफ यू सी पीआर, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इसमें साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, बट ओवरऑल जो है आपकी इमेज मेंटेन करना है और उसको एलिवेट करना है, वो एक इसका मेन डिफरेंस है। जी जी। सर आपने दो बात कही, एक आप ड्यूरेशन की आपने बात की जिसमें आपने कहा कि लॉन्ग टर्म पीआर जो है लॉन्ग टर्म चीज़ है, और फिर उसके बाद इमेज बिल्डिंग की आपने बात की। अगर हम एलिफेंट इन द रूम को पहले एड्रेस करें और ये बात करें कि जो रियलिटी हो, पीआर जब शुरू हुआ था इवोल्यूशन, तो शायद रियलिटी को ही प्रोजेक्ट किया करता था, लेकिन रिसेंटली इन द पास्ट 1 डेकेड और 2 डेकेड ये बात देखी जा रही है कि रियलिटी कुछ और हो रही है और परसेप्शन कुछ या इमेज कुछ और बनाया जा रहा है। तो ये जो एथिक्स वाला क्वेश्चन है उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये इम्प्लीमेंट होता है न सिर्फ पब्लिक रिलेशन में बल्कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में और सेक्टर में। इवन जर्नलिज्म में अगर हम देखेंगे तो एथिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें जिसमें बहुत ही आपको न्यूज़पेपर्स, पता नहीं कितने 100 न्यूज़पेपर्स है, टीवी चैनल्स है, तो आप व्हाई डू यू ड्रॉ द लाइन? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत कर रहा है? और ऑडियंस भी हमारी उतनी एजुकेटेड नहीं है कि उनको अब ये पता चले कि कौन सा न्यूज़पेपर ठीक बोल रहा है और नहीं। तो क्योंकि हम जो एज एन ऑडियंस है, वी ट्राई टू बिलीव वट एवर वी सी और रीड। लेकिन जैसे आपने कहा कि ऑडियंस भी अभी थोड़ी होशियार हो गई है, उनको भी पता है कि अभी जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, वो सब कुछ सच नहीं रहता है। तो यही पब्लिक रिलेशन में भी एक ऐसा चैलेंजिंग है, और उसमें भी आपको ये चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि फॉर एग्जांपल एक मेन इशू जो है वो एक कंपटीशन है। बिकॉज जब हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका कंपिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन रहता है, तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन गलत मैसेज भी या रॉन्ग मैसेज आई वुड से दे सकते हैं, और जस्ट टू मेक श्योर कि वो कंपटीशन में थोड़ा आगे हो। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि तालीमी इदारे जैसे आपका है, उनका बहुत ही बड़ा रोल रहता है, जिसमें आपको स्टूडेंट्स को एक एथिक्स पढ़ाया जाएगा। और जब हमारे पीआर प्रैक्टिशनर्स या जर्नलिस्ट उनको एथिक्स मालूम होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो पीआर प्रैक्टिस ओवरऑल है तो वो भी एक एथिकल रहेगा। जी जी सर, इसको थोड़ा मैं आगे लेके जाना चाहूँगा इस डिस्कशन को। एक ऐप है जो कि जर्नलिस्ट, एक्स जर्नलिस्ट बनाए हैं, ख़ास तौर पे जो एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर है, ग्राउंड न्यूज़ करके। वो लोग उस ऐप पर ये जो पब्लिश हुआ है मैटर फलाने पेपर के अंदर या न्यूज़ चैनल पे, ये लेफ़्ट विंग जा रहा है या राइट विंग जा रहा है, उसका क्या ओरिएंटेशन, बायस कितना है। तो ये एक ग्राउंड न्यूज़ करके एक ऐप है। क्या ये ऐप्स की इस तरीके से ज़रूरत है कि वो अपने पब्लिक के अंदर इस चीज़ को और फैलाए और जो पब्लिक रिलेशंस एक्चुअल में बनाया गया था उसको जो है मजबूती दे? देखिए, मैंने तो जैसे भी जितने भी ऐप्स है जो आप बता रहे हैं, उनका भी ये एक मेन एम ये है कि जितना भी बायास है वो कम हो, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि आई मीन जो पीआर प्रैक्टिशनर्स है उनको ये पता चले कि एथिक्स क्या है और हमको कैसे काम करना चाहिए। मुझे लग रहा है ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि इवन पीआर प्रैक्टिशनर्स भी अगर हम देखिए ज़्यादातर ट्रेंड नहीं है। कुछ लोग किसी और बैकग्राउंड से आके पीआर प्रैक्टिस में आ जाते हैं और वो सक्सेसफुल है, मैं कहता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि आपको स्टडीज इम्पोर्टेंट है, बट इस एरिया में लेकिन एथिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको पढ़ना चाहिए। और जितने भी ऐप्स है, लेकिन इसमें एक डाउन साइड भी है। अगर हम देखे जाए, अब ऐप्स में भी हमको पता नहीं है कि अब उसमें भी आपको ऐसे नए नए ऐप्स आ सकते हैं जो आपको ये तो बताएंगे कि ये एथिकल है या नॉन एथिकल है, बट वहाँ पे भी आपको कैसे आप जी जज कर पाएंगे। Exactly. So that's why as an individual, as a PR practitioner, हमको खुद पढ़ना चाहिए और then we will be able to understand कि ये ethical है या नहीं है।
जी सर, अभी अगर हम इवेंट्स को देखें और इवेंट्स का जो रोल है एक पीआर इंडस्ट्री में वो कितना होता है। अभी फॉर एग्जांपल हम वर्ल्ड कप फीफा जो कंप्लीट हुआ है 2020 कटार में, तो उसकी वजह से आपने कहा इमेज बिल्डिंग खुद मिडिल ईस्ट की हो या एंटायर नॉर्थ अफ्रीका, वो रीजन मीना जिसे कहते हैं, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, इसके ऊपर कितना क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है इसके ऊपर? देखिए, अगर हम ये आपने बड़ी एक अच्छी एग्जांपल दी कतर की। अगर हम देखिए वर्ल्ड कप से पहले भी कितनी नेगेटिव न्यूज़ रही है कतर के बारे में या इनकी एबिलिटी के बारे में कि ये क्या एक छोटा सा ममालिक है, ये क्या एक बड़े इवेंट जैसे फीफा है इसको हैंडल कर सकती है। इसमें पीआर का एक बड़ा रोल रहा, जिसमें उन्होंने एक पॉजिटिव इमेज दिखाई पहले इवेंट से पहले भी कि ये हमें कैपेसिटी है और वी विल बी एबल टू डिलीवर दिस बिग इवेंट। और अगर हम अभी पोस्ट मैच ड्यूरिंग द मैच अगर हम देखें तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ भी आई थी और पॉजिटिव न्यूज़ भी आई थी, और उसको कैसे हैंडल करना है। और उसमें एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पीआर का, क्राइसिस कम्युनिकेशन। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि हाउ वी कैन हैंडल क्राइसिस। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई एक्विजिशन आती है देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे प्रोफेशनली और विद फैक्ट्स। तो वही मुझे लग रहा है कतर ने किया, उन्होंने विद फैक्ट्स उन्होंने अपना जो है ये क्राइसिस कम्युनिकेशन हैंडल किया और आई थिंक वो बहुत सक्सेसफुल रहे उसमें। और अगर आप ये सिर्फ कतर के लिए नहीं है बट कि जैसे आपने कहा पूरे मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन के लिए एक इमेज बनी, क्योंकि ये जो कतर है ये पहला अरब ममालिक है जिन्होंने इतना बड़ा इवेंट फीफा हैंडल किया, और इसमें एक ओवरऑल पूरे रीजन की एक इमेज जो है वो बहुत मतलब ऊपर चली गई वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो इसमें मुझे लग रहा है पीआर का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा इसके लिए। जी सर, अगर हम पीआर को फ्यूचर में देखते हैं, जो ट्रेंड्स जो अनफोल्ड हो रहे हैं ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजिकल बूम के ज़माने में, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इसके अंदर करियर बनाने वालों के लिए? ये देखिए, अगर आप पीआर की बात देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल 10 साल या 20 साल पहले आप देखिए जो पीआर था वो एक डिफरेंट स्टेज पे था और अभी जो है वो डिफरेंट है। इसी वजह से इसमें ये चैलेंज आती है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जैसे हम बात करें तो जैसे कोई डिग्री प्रोग्राम रहे, जैसे मेडिकल के लिए एमबीबीएस डिग्री जैसे था अभी भी वैसा ही है, तो थोड़ा बहुत उसमें टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी जब हम देखें इसमें मैं समझता हूँ कुछ एवरी मंथ आपको नई नई टेक्नोलॉजी देखने पड़ती है। बिल्कुल। तो ये एक चैलेंजिंग बन गया है एक पीआर प्रैक्टिशनर के लिए कि हम कैसे अपने आप को अप टू डेट रखें इस इंफॉर्मेशन से, और स्किल्स कैसे बिल्ड करें जो हम अभी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है एआई का, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो हम अभी देखते हैं कि इसने अगर हम देखें तो इसमें जो भी पीआर कंपनीज है अभी या बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है या सेक्टर्स है वो एआई को कैसे यूज करते हैं। और जो पीआर वर्ल्ड है इसमें भी एक एआई का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा मुझे लग रहा है, और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और एक इसमें यह है कि आपको ऑटोमेटेड सिस्टम बन गया है। फॉर एग्जांपल पहले आप जैसे प्रेस रिलीज लिखते थे वो आप मीडिया कॉन्टैक्ट्स को भेजो, तो इसमें एक बहुत ही मैनुअल वर्क रहता था। आपको जैसे मीडिया कॉन्टैक्ट्स है उनको सिलेक्ट करो, फिर आप उनको भेजो, देन यू फॉलो अप एंड ऑल, और उसके बाद आपका सोशल मीडिया स्ट्रेटजी बनाना होता है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और जो भी टेक्नोलॉजीज हमारे पास है अभी, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं, और इसकी वजह से आप डिलीवर भी कर सकते हो ज़्यादा रिजल्ट। इंट्रोड्यूस करा सकते हैं एक नई शॉर्ट टर्म कोर्सेज और क्रैश कोर्सेज, जिसमें उनको सिखाएंगे कि हाउ दे कैन यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन द पीआर। और तो उसमें आप ये है कि आप जितने भी जो पीआर प्रैक्टिशनर है वो जैसे वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बाहर आते हैं तो वो रेडी रहेंगे, मतलब उनको हम कहते हैं फ्यूचर प्रूफ। जी जी शौकत सर, अगर आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान से आपने दुबई तक का सफ़र तय किया, ये सफ़र के बारे में बताइए ना, क्या इंस्पिरेशन रहा, क्या चैलेंजेस आपको आए इसके अंदर और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको इसके सामने दिखे?
जी, जैसे ही आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे स्पेशली इंडिया में है, तो मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया, तो मेरा भी यही शायद फोकस था, या तो मैं इंजीनियरिंग में जाऊं या डॉक्टर मेडिसिन बनूं। में। जी, तो इवन पेरेंट्स का भी वही एक ये रहता है कि एडवाइस रहता जी, है कि आप दोनों, क्योंकि वो एक फील्ड है जिसमें उनको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन मीडिया का जैसे स्पेशली पीआर वर्ल्ड में जाने का, इसमें अपॉर्चुनिटीज या तो पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं रहती है और हमको भी उस स्टेज पे नहीं मालूम था, तो वो एक चैलेंजिंग था कि आप पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे और अपने आप को भी कैसे कन्विंस करोगे, क्योंकि आप उस स्टेज पे रहते हो जब आपको एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है कि सही। whether I should go in this field or not. मैंने पहले स्टार्ट, अगर हम मेरी बात करें तो मैं एज ए जर्नलिस्ट पहले स्टार्ट किया, टीवी जर्नलिस्ट लाइक बेंगलोर में, और उसके बाद मैं हैदराबाद में आया। मैंने अमेरिकन कॉन्सुलेट, जो यूएस कॉन्सुलेट जनरल है, वहाँ पर एक असिस्टेंट मीडिया एडवाइजर का मेरा वहाँ जी, पे जॉब मिल गया। और वही एक वजह थी कि मैंने एक दूसरे साइड, और वहाँ पे उन्होंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैं जर्नलिज्म में रहा था। और वहाँ से फिर मैं एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, वहाँ पे 6 साल, और उसके बाद मैं फिर यहाँ पे दुबई आ गया। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही है कि मुझे लगा कि एक स्पेशलाइज्ड, जैसे आप पूरे पीआर वर्ल्ड को देखते हैं, इसमें भी जैसे आपको डॉक्टर रहता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटीज रहती है। जी, अभी ऐसा स्टेज बन गया कि पीआर वर्ल्ड में भी आपको डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पीआर प्रैक्टिशनर्स हैं, जी, और ये उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। जैसे आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई पीआर पर्सन रहेगा, उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी होगा, और वो ऐसे ही कम्युनिकेट आगे भी करा सकता है, जर्नलिस्ट को एजुकेट कर सकता है, और जर्नलिस्ट के थ्रू लोगों को एजुकेट कर सकता है। और मेरा भी ऐसा ही सेम रहा। मैं ज़्यादातर रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में रहा, जहाँ पे मैंने लगभग, अभी तो मेरा 13th ईयर है इस एरिया में, और ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड बन गया मेरे लिए कि हाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क जो है वो कैसे लोगों तक मैं उनका एक मैसेज पहुंचाऊंगा। और जो साइंस है, फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट जो है वो एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन अब उसमें उनको ये चैलेंज आता है कि जो साइंटिफिक जितने भी डिस्कवरीज होती है या जी, साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज उसको हम कहते हैं, वो आप लोगों को कैसे बताओगे इन सिंपल लैंग्वेज। तो वो एक मेरा एक एम रहा है कि हाउ आई कैन कम्युनिकेट साइंस इन सिंपल वे टू जो है जो नॉर्मल हम कहते हैं आम लोग हैं, तो उन तक पहुंचाऊंगे। तो मेरा बस ये जर्नी अभी 13 साल का रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा 14th ईयर है इस फील्ड में। जी, और जी, बस मैं कंक्लूड ये देखता हूँ कि स्पेशलाइज्ड पीआर प्रैक्टिशनर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। और जैसे आपने कहा एआई टेक्नोलॉजी और ऐसे डाटा साइंस वगैरह जी, ऐसे फील्ड्स आ रहे हैं, तो उनमें अगर हम पढ़ेंगे और उसके मतलब वैसी कंपनीज में हम काम करेंगे एज पीआर प्रैक्टिशनर और कम्युनिकेशंस ऑफिसर्स और जी, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, वो एक अच्छा फ्यूचर है। जी। सर, अगर एक आखिरी सवाल से हमारी गुफ्तगू अगर कंक्लूड करते हैं तो जो हमारे ऑडियंस में पेरेंट्स है, ख़ास तौर पे ओवरवेलमिंग न्यूज़ की वजह से या मीडिया कंजम्पशन की वजह से अपने बच्चों को इसमें एक्टिवली वो लोग रोक रहे हैं चीज़ों के कंज्यूम करने में। फिर जब वो कंज्यूम करने में रोकेंगे तो लामोहाला करियर बनाने के अंदर तो और ज़्यादा उसके अंदर अड़चने पैदा होंगी। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ख़ास तौर पे पीआर इंडस्ट्री की तरफ से अगर कुछ मैसेज आप पहुंचाना चाहेंगे तो क्या होगा? देखिए, पेरेंट्स का तो हमेशा ये रहता है कि उनके बच्चे जो है एक अच्छा करियर बनाए, और इसमें पीआर एक ऐसा फील्ड है, जैसे आपने खुद कहा कि अभी मतलब जैसे मैंने भी ऐसे चैलेंज फेस किए कि पेरेंट्स को एजुकेशन नहीं है इस बारे में कि इसमें कितने कितने अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। So I think parents और students both need to be kind of educated. उनको एक awareness programs हमें करने चाहिए कि जिनको इसी बारे में कि इन फील्ड्स में कितने अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने ये अभी हमारे लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा, इसमें भी ये हमारा एक एम ये है कि हम उन तक ये बात पहुंचाए कि इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और दूसरा ये है कि हम अभी सेचुरेट हो गए हैं, जैसे बाकी इंजीनियरिंग और बाकी जो भी सेक्टर्स है, और सब लोग उसी में पहले ये जा रहे हैं। और अभी कॉलेजेस
मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ है, मुझे लग रहा है उन्होंने भी अभी स्टार्ट किए एक स्पेशलाइज्ड पीआर कोर्सेज इंडिया में, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लोर करने का। और मुझे लग रहा है फ्यूचर एक अच्छा रहेगा इसके लिए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है जो अभी अराउंड $97 बिलियन का था वर्ल्ड वाइड, अभी ग्रो हो रहा है। आई थिंक बाय 2025 इट कैन ग्रो इजीली लाइक 1.2 बिलियन और $120 बिलियन। तो एक फ्यूचर इसमें अच्छा है। और अगर हम देखेंगे इंडिया का, इसमें एक अभी स्टार्टअप कल्चर आपने देखा बहुत ही इंक्रीज हो गया है, बहुत सारी कंपनीज आ रही है, हर एक को कम्युनिकेशन और या पीआर प्रोफेशनल चाहिए। तो आई सी कि देयर इज अ वेरी गुड फ्यूचर इन दिस फील्ड, बट ये है कि यू हैव टू बी फोकस्ड और आपको एक स्पेशलिटी मुझे लग रहा है ज़रूरी है इस फील्ड में। जी शौकत सर, आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए हम बेहद मशकूर है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर।